हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी क्लासेस। उम्मीद है आप सभी की तैयारियां बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होंगी। आज स्टार्ट करते हैं, लर्निंग कर्व्स को देखते हैं और लर्निंग थियरीज जो भी हैं उसको बताते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही पास है तो आप लोग वही चीज़ कोशिश करेंगे कि उन्हीं चीज़ों का रिवीजन हो जो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए, लर्निंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने लर्निंग के बारे में आपको पूरी चीज़ें बता दी थी, है ना, कि लर्निंग क्या होता है, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उस तरीके की जो चीज़ें हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। और साथ में जो थियरीज होती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं थियरीज पर चर्चा करेंगे। जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, आपके बंडूरा जी हो गए, तो इन लोगों की थियरीज पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में, घुमा फिरा के उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे। साथ में जो आपके ये वक्र है, जितने कर्व्स हैं उन कर्व्स के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर ये चैप्टर है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत जल्दी इसको कवर करूंगी, ठीक है, ताकि आपके कम समय में ये चीज़ें कंप्लीट हों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको तुरंत पढ़ लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, है ना। एक है आपका सरल रेखीय वक्र, ये स्ट्रेट लाइन कर्व। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात यह है कि इसमें बच्चे की जो सीखने की गति होती है, जो स्पीड होती है, वो समान बनी रहती है। जैसे अगर बच्चे ने आज थोड़ा सीखा है, जितने मात्रा में सीखा है, ठीक है, उतना ही उसने कल भी सीखा, उतना ही उसने परसों भी सीखा है। मतलब एक समान उसकी गति बनी हुई है जिस स्पीड में वो सीख रहा है। ठीक है, सीखने की गति एक समान हो तो कौन सी, सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है। सेकेंड है आपका उन्नतोदर वक्र यानी एलिवेशन कर्व। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ शुरुआत में तो सीखने की गति तेज होती है, लेकिन एक उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के बाद जो सीखने की गति होती है वो धीरे होती जाती है। मतलब शुरू में अधिकतर आपने बच्चों ने देखा होगा कि आप देखते हो कि आप कहते हो ये चीज़ कि जब वो छोटा था तो बहुत पढ़ता था, बहुत तेज़ था पढ़ने में, और अब जाके धीरे धीरे उसकी स्पीड गिर रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं करता। तो वो चीज़ें जो है उसे हम कह सकते हैं कि उसका जो सीखने का जो स्तर चल रहा था वो एलिवेशन कर्व था, उसका उन्नतोदर वक्र बन रहा था। अगर बनाए उसका वक्र कि वो धीरे धीरे, पहले तो ऊंचाई पे था, अब वो उसका मन नहीं लग रहा, अब वो कुछ वजहों से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका कर्व गिर रहा है। मतलब अब वो क्या हो रहा है, नीचे आते जा रहा है। तो शुरुआत में जब गति धीमी होती है और बाद में एक उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के बाद गति धीरे धीरे कम होती जाती है, इस तरीके के वक्र को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर। आप देख रहे हो शुरुआत में तेजी से बढ़ रही है और फिर एक उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के बाद ये क्या हो रही है, धीमी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। आगे चलिएगा, आगे यहाँ पे थर्ड में है नतोदर, जिसे हम कॉनकेव लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे नतोदर वक्र है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप समझ लेना, ये नतोदर वक्र है। और ये क्या हो गया, नतोदर वक्र है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो कॉनकेव इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट उन्नतोदर का उल्टा है, यहाँ पे उन्नतोदर का उल्टा बोले तो यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है, यहाँ ये कही जा रही है कि यहाँ पे शुरुआत में तो धीमी गति चल रही है, बाद में वो क्या हो जाता है, बाद में उसका वक्र तेज हो जाता है। मतलब कभी कभी बच्चा शुरुआत में वो धीरे धीरे चलता है, वो उतना तेजी से नहीं सीख पा रहा है, लेकिन आप उम्र बढ़ने कैसा हो सकता है, उसकी समझ बढ़ रही हो, चीज़ें समझ रहा हो, या फिर अपनी 10 तरीके की चीजें आपका उसको अभी प्रेरणा मिल जा रही है, बाद में उसे इन्फोर्समेंट मिल जा रहा है, उसे मोटिवेशन मिल जा रहा है, तो उसका गति क्या हो रहा है, तेज हो जा रहा है। ठीक है, तो वहां हम कह सकते हैं कि वहां कौन सा उसका कर्व बनेगा, वहां उसका कर्व नतोदर बनेगा, जिसे हम कॉनकेव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही जाए तो इसे जरूर पढ़ लेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, है ना। आप देखिएगा फोर्थ में आपका क्या है, मिश्रित या मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, इसमें क्लियर नहीं होता, इसमें मतलब यहाँ पे धीमी भी हो रही है, फिर कुछ दिन बाद कुछ दिन तेज चल रही है, फिर धीमी हो जा रही है, फिर तेज चल रही है। तो इस तरीके की गति जब होती है अधिगम की तो उसे हम मिक्स्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड लर्निंग कर्व हो जाता है ये। ठीक है, तो उम्मीद है जल्दी से मैंने खत्म कर दिया आपका ये कर्व। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर आते हैं तो आप कर लेंगे, हालांकि जल्दी आते नहीं है इससे क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर भी आपको मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब एक और चीज अगर मिल जाती है, लर्निंग प्लेट्यू के बारे में पूछ ले अगर कि सीखने का पठार क्या होता है। देखो, प्लेट्यू में क्या होता है कि ना तो वो ना तो मतलब क्या हो रहा है, बच्चा ना तो नीचे जा रहा है
ना तो उसकी गति धीमी हो रही है और ना ही तेज हो रही है, जैसे है उसी तरीके से वो है, वो कुछ अलग नहीं, वो कुछ सीख नहीं रहा है, ना वो सीख रहा है कुछ, ना कुछ घट रहा है उसके दिमाग से, ठीक है। तो एक समान बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एक समान। या आप ये वक्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं लर्निंग अधिगम पठार उसे बोलते हैं, जब बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है वो कुछ भी नहीं सीख रहा है, एक जगह पे वैसे है, जितना है उसके पास ज्ञान उतना ही लिए हुए है, तो वो जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यू बोलते हैं। अगला देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, यहाँ पे बात यह है कि जब हमारा कोई पूर्व सीखा हुआ जो ज्ञान है अगर किसी और काम को, जो हमारे किसी और कौशल को, किसी और ज्ञान को अगर प्रभावित कर रहा है तो उसे हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस जो भी आपको चीज़ें आती हैं और दूसरी कोई चीज़ से अगर कुछ और सीखने जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो पुराने वाले आपके ज्ञान से, उस वाले जो आप पुराना वाला आप जो काम कर चुके हैं, जो आपको एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, उसकी वजह से ये काम करने में आपको कठिनाई हो रही हो या उसकी वजह से ये वाला काम करने में आपको बेहतर फील हो रहा हो, तो इस तरीके से आपका काम अगर प्रभावित होता है तो उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक और होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीन तरीका मैंने बता दिया, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। पॉजिटिव में क्या होगा कि पुराने सीखे हुए ज्ञान का जो आप नया सीख रहे हैं, जो नया चीज सीख रहे हैं, उससे क्या हो, उसको फायदा मिल जाए। मतलब आपने जो पुराना एक्सपीरियंस लिया है उससे क्या मिल रहा है, आपको फायदा मिल जा रहा है कि वही चीजें, पुरानी वाली चीजें आप देख रहे हैं और आपको काफी अच्छा फीलिंग आ रहा है कि चलो ठीक है, पुराना हमने जो पढ़ा था उसका हमने एक लाभ ले लिया। जैसे कहने का मतलब है कि आप घर पे कोचिंग पढ़ा रहे थे, आप चूंकि भावी शिक्षक हैं आप, तो शिक्षक से आपके जो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी टाइप से लेते हैं। आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं घर पे, 2 साल से आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपको अब आप नया कोई स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप बताइए, आप इतने दिन से कोचिंग पढ़ा रहे थे तो आपके पढ़ाने की स्टाइल चेंज हुई होगी, बच्चों को शुरुआत में आप जिस तरीके से पढ़ा रहे थे आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ा होगा, आपको बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से बच्चे व्यवहार करते हैं, आप उस बारे में जान जाते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अब आपका जो आपने जो सीखा, जो आपका नया जो अधिगम था, वो दूसरे वाले में काम आ जाएगा जब आप कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो फिर और बच्चे मिलेंगे, हाँ वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे, वहाँ कुछ और तरीके से और भी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ये ज्ञान आपका वहाँ पे काम आना है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर क्या होता है, हमारा पूर्व सीखा हुआ ज्ञान किसी नए सीखे हुए ज्ञान को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, मतलब उसमें दिक्कत आती है हमें पुराने सीखे हुए ज्ञान की वजह से, तो वहाँ होगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप बाहर के जो देश होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इन सब देशों में क्या होता है, जो गाड़ियाँ चलती हैं वो लेफ्ट साइड से होती हैं, हमारे यहाँ राइट साइड से होती हैं, मतलब जो ड्राइवर राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं और वो लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो चीज़ें आपको क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी, ठीक है। वो लर्निंग आपको प्रभावित करेगी। यहाँ पे आपकी आदत नहीं है कि आप राइट साइड से वो चीज़ें कर सकें, आप ड्राइविंग कर सकें, है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो ज्ञान वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है आपके पूर्व सीखे हुए ज्ञान पर, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे बात आती है जीरो का मतलब ना तो लाभदायक हो रहा हो और ना ही हमारे लिए हानिकारक हो रहा हो, ठीक है। ना तो हमारे ऊपर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, ना नकारात्मक नेगेटिव ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या, अगर हम क्या कहते हैं, सब्जी बना रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी हमने बनाना सीख लिया, है ना, हमने सब्जी बनाना सीख लिया। अब हम अगर रोटी बनाने जा रहे हैं तो क्या कोई ना निगेटिव प्रभाव पड़ना है ना पॉजिटिव प्रभाव पड़ना है ना। हमने फुटबॉल खेलना सीख लिया, अब हमें मन कर रहा है कि लो हम लिखना सीखें, तो क्या हमारा फुटबॉल खेलने से लिखने पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो इसे बोलेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं थियरीज की, जो सिद्धांत हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ट्रायल एंड एरर मेथड, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। देखिए अमेरिका के थे, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है,
आपके टेट एग्जामिनेशन में आ सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि ये अमेरिका के थे, नहीं जानना चाहते हैं तो अभी के लिए रहने दीजिए, ठीक है। आप टेट एग्जामिनेशन में इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सीटेट एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे, सीटेट में आपसे ये पूछेंगे कि कोई बच्चा बार बार प्रयास कर रहा है, ठीक है, बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है और करते करते उसको आ जाता है, तो वो किस तरीके के नियम का पालन करता है। आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे जिसमें ये त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी आएगा, तो आप वहां बता सकते हैं कि थांडाइक का नियम है ये, मतलब थांडाइक का अगर ऑप्शन आता है थांडाइक का बता देंगे, या तो आप त्रुटि और प्रयास सिद्धांत पर टिक लगा सकते हैं, है ना। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले इन्होंने क्या कहा, थांडाइक महोदय ने, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी को उत्तेजना दे दें, ठीक है, तो जिस प्रकार हम उसको जितना ज़्यादा उत्तेजना देते हैं उसी के अनुसार वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। स्टिमुलस, जितना स्टिमुलस देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, है ना, इन्होंने कहा। और रिस्पॉन्स करते करते उसने लर्निंग सीख ली, वो चीज़ों को सीख जाएगा, वो समझ जाएगा चीज़ों को। नहीं समझ में आया आपको, अब देखिएगा इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। मतलब इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने प्रयास किस पे किया, इन्होंने प्रयास किया एक बिल्ली पे, इन्होंने प्रयास किया एक बिल्ली पे, इन्होंने प्रयास किया और क्या किया, बिल्ली को एक पिंजड़े में रख दिया। और पिंजड़े में रखने के बाद इन्होंने क्या किया, भूखी बिल्ली थी चूंकि, और पिंजड़े में रखने के बाद इन्होंने उसके आगे मछली रख दी, ठीक है। अब बिल्ली क्या करेगी, ऑब्वियसली किसी को भूख लगी रहेगी तो वो पूरी कोशिश करेगा, जी जान से कोशिश करेगा कि मुझे किस तरीके से बाहर निकलना है और खाना है ना। बिल्ली ने भी ऐसा ही किया, बिल्ली ने बार बार कोशिश की पिंजरे से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाती थी, कोशिश करती रही। एक बार क्या हुआ, गलती से जो लीवर था उस पिंजरे का, एक लीवर था वो दब गया और पिंजरा खुल गया। अब वो गई और मछली उसने खा लिया। तो उसने उसकी गलती से समझ लिया है कि बस करो, ये करने से ये खुल जाता है। अगली बार अगर वो डालेंगे, अगली बार उन्होंने अगर पिंजरे में डाला तो फिर उस बिल्ली ने कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की, उसने क्या किया, उसको दबा दिया और तुरंत निकल के अपना खा लिया। तो इसे कह सकते हैं कि उसने अपनी प्रयासों से, अपने त्रुटियों से सीखा है। और यहाँ पे उत्तेजक कौन था, उत्तेजना क्या मिली थी उसे ये मिली थी रोटी जो था, उसने रोटी कह रही हूँ, जो मछली थी, मछली की वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ें, उसकी भूख जो थी, उसको स्टिमुलस उतना मिला है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भूख जब लगी है बहुत ज़्यादा तो इस वजह से वो कोशिश कर रही है ना। तो किसी को जितना उत्तेजना देंगे उतना ही वो क्या करेगी, उतना वो रिस्पॉन्स करेगा। उसके सामने मछली भी रख दी गई है ना, तो अब वो रिस्पॉन्स तेजी से कर रही है और करते करते वो क्या होगा, उसने सीख लिया चीज़ें कि कैसे हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया था। इन्होंने ये कहा था कि किसी को, जैसे आपका एग्जाम है ना, आपका एग्जाम आपके पास में एग्जामिनेशन आ गया, आपको पता है कि बस करो, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, पूरी चीज़ें आपको पता है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको, और साथ में एग्जामिनेशन आ गया, सीटेट का एग्जामिनेशन, उसके जस्ट बाद कोई वैकेंसी आ रही हो, अब आप और तेजी से रिस्पॉन्स करेंगे और फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, अरे मुझे जल्दी से सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद वैकेंसी आ गई है, अब मुझे जॉब लेनी है, इसलिए मुझे और इसको पास करना ही करना है, ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि सीटेट पास करने के बाद भी 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, नहीं होने वाला अभी कुछ, तो आप इसी सीटेट का एग्जामिनेशन थोड़ा धीमे प्रयास से करेंगे कि चलो इस बार नहीं पास करेंगे तो अगली बार तो पास हो जाएगा, होगा ना। ऐसा करेंगे आप, अधिकतर लोग करेंगे। इसमें से कुछ 10% हैं जो अच्छे हैं, वो अपने चीज़ों के प्रति हमेशा प्रयासरत रहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तो है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं पास होगा तो अगली बार कर लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से कहते हैं उत्तेजना जितनी बढ़ाई जाएगी, रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा तेजी से होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इन्होंने कुछ नियम भी दिए थे, एक था प्राइमरी लॉ और एक था इनका सेकेंडरी लॉ। वो प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ क्या था, वो ये था कि इन्होंने कहा प्राइमरी लॉ में प्राथमिक नियमों में क्या कहा, एक दिया इन्होंने अभ्यास का नियम, पता नहीं क्यों ये मार्कर नहीं चल रहा, एक होता है प्राथमिक नियम और एक होता है तत्परता का नियम और एक होता है प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, इसमें इन्होंने कहा कि कोई जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, मतलब कोई बालक या कोई भी
कि जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उसके अकॉर्डिंग वो तेज़ी से सीखेगा। जैसे मैथ्स में आपके साथ होता है, आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। आप जब एज अ टीचर अगर आप किसी के सामने, छोटा सा बच्चा है, आप जैसे पूछा जाता है 7 8 जा कितना होता है, तो आप बहुत तेज़ी से आंसर देते हैं 56, तो वो बच्चा कुछ देर के लिए पूछता है, ठीक है, कि आपने इतनी जल्दी से कैसे जान लिया। होता है अक्सर करके, आप कोई चीज़ बहुत जल्दी बता देते हो, समझ जाता है, सामने वाला पूछता है आपसे कि ये चीज़ें कैसे इतनी जल्दी आपने कर लिया। तो ऑब्वियस है ना, आप इतने सालों से वो चीज़ें करते आ रहे हो, तो एक प्रैक्टिस हो गई, आपको एक अभ्यास हो गया उस चीज़ का। तो आपको अगर अभ्यास हो गया तो ये कहते हैं इसे कि इसे इन्होंने अभ्यास का नियम दिया कि अभ्यास करते रहेगा अगर कोई तो बहुत तेज़ी से सीख लेगा। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा के आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, कि बच्चा अभ्यास कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके के नियम का पालन कर रहा है, तो इस तरीके का तुरंत ऑप्शन देगा, आप तुरंत बता देंगे। दूसरा इन्होंने दिया तत्परता का नियम, रेडीनेस। यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे, अंदर से मेरा मन है, जैसे आपका पढ़ने का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं कह दूँ खेलने का, गाना गाने का, आपको सिंगिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, आपके शौक के अकॉर्डिंग, आपके रुचि के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको बहुत रुचि है, आपको खेलने का, सॉरी खेलना बोल रही हूँ मैं, आपको गाने का बड़ा शौक है, आपको बहुत मन कर रहा है गाने का, गाने में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप जिनसे सीखने जाएंगे सिंगिंग, तो आप बड़े मन से सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर तत्परता रहेगी हम कितनी जल्दी सिंगिंग सीख लें, कितनी जल्दी हम सबको सुनाएं कि हमें ये वाली चीज़ें आ गई, हमें गाने आ गया, हम इस तरीके से घुमा के गा लेते हैं जो भी चीज़ें होती हैं गाने में, तो वो कर लेंगे। तो आप उसके लिए तत्पर रहेंगे, तो किसी चीज़ के प्रति हम जितने रेडी रहेंगे, जितने तत्पर रहेंगे, वो चीज़ें उतनी ही जल्दी सीखेंगे। ये चीज़ बताया थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम में। अगला आपका है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या था, प्रभाव के नियम में इन्होंने ये दिया कि इफेक्ट, लॉज ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इसमें क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि अगर कार्य असंतोषजनक है, मतलब किसी काम में संतुष्टि नहीं है, तो वो काम जो होगा धीमी गति से होगा, लेकिन अगर उस काम में संतुष्टि है तो वो काम क्या होगा, तेजी से होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि आप कोई भी चीज़, आपको जो काम करने जा रहे हो, जो भी आप टीचिंग करने जा रहे हो, चलो ठीक है मैं बाकी छोड़ देती हूँ, टीचिंग करने जाते हो, ये एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने। आप टीचिंग करने जा रहे हो, आपको टीचिंग करना अगर अच्छा लगता है, संतोष है आपको उसमें, आप सेटिस्फाई हो कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, हम इतने लोगों का भविष्य बनाने जा रहे हैं, है ना, तो इतने लोगों के भविष्य हमारे हाथ में और हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, और पूरी कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत सेटिस्फाई हो अपनी जॉब से, तो आप अपनी जॉब में और बढ़िया और लगन से आप उसको करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे वहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। लेकिन अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको मन करेगा कि हम कब छोड़ दें, हम कुछ नया करें, हमको नहीं मन कर रहा है इसमें रहने का, ठीक है। तो आप अगर संतुष्ट नहीं रहते हो ना, तो आप कुछ नया सीखोगे ही नहीं, तो आपकी संतुष्टि का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, तो इसे कहते हैं प्रभाव का नियम, ठीक है। आपको ये इसे कहेंगे प्रभाव का नियम कि आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा गया प्रभाव का नियम, जिसे हम प्राइज या पनिशमेंट से कह सकते हैं कि प्राइज या पनिशमेंट का नियम है ये। इसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे की हम बात करें, उस बच्चे ने कुछ अच्छा किया और आपने उसको पुरस्कार दे दिया, एक रिइंफोर्समेंट का काम कर दिया आपका पुरस्कार, है ना, तो उस बच्चे को पुरस्कार आपने दे दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, अगली बार वो और अच्छा करने की कोशिश हो सकता है करे, और अच्छा करने की कोशिश करी तो वो उसको प्राइज मिल गया, तो और बढ़िया करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया और आपने उसको डांट दिया, 2 डंडे लगा दिए आपने उसे, अब बच्चे के लिए वो दंड का काम कर दिया, बच्चे ने क्या किया, हो सकता है बच्चा अगली बार कहे कि अब हमको मार तो मिलेगी ही, जब देखो तब मैम तो मार ही देती हैं, अगली बार नहीं पढ़ेंगे, फिर मार खा लेंगे और क्या, है ना। तो एक पनिशमेंट हो गया, ये इस तरीके का प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर आपने उसी को कह दिया कि बेटा थोड़ी सी आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा और अगर कोशिश करोगे बेटा तो आप कर लोगे, हो सकता है वो एक रिइंफोर्समेंट का काम करे, उसके लिए मोटिवेशन मिले, उसको लगे कि हाँ चलो ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैम ने कहा था लाओ एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझसे हो जाए। ये होता है आपका प्रभाव का नियम। उम्मीद है मेरे एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको आपके बीच का ही एग्जांपल दूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको, है ना। तो ये आपका प्रभाव का नियम हो गया। अब इन्होंने सेकेंडरी लॉ में क्या दिया था, सेकंड में आपका सेकेंडरी लॉ में इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी लॉ में इन्होंने किया कि पहला दिया इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है
अगर कोई काम हमको करना है, हमें कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, हम कई तरीके की कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, 10 तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। उसी कोशिश में से आपको कोई काम क्या होगा, कोशिश करते करते क्या हो जाएगा, आपके अभ्यास के नियम की तरह कह सकते हो, या ट्रायल एरर मेथड का ही तो पार्ट है ये सब। तो आप कह सकते हैं इसे कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। आप अगर लगातार कोशिश किए जा रहे हैं तो कोशिश कामयाब होगी, और क्या होगा, आप जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पे वही है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। बार बार आपने कोशिश की है, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, उसी के बीच से आपको काम अच्छा लगने लगेगा। कोई चीज़ आप किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करते करते आप सीख लेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है ना। अगली चीजें हैं आंशिक क्रिया यानी पार्शियल एक्शन। आंशिक क्रिया या पार्शियल एक्शन क्या होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि काम अगर बहुत बड़ा है तो उसको आप पार्ट वाइज अगर बांट लेते हैं, थोड़े थोड़े चीजों में बांट लेते हैं, तो वो काम जल्दी आप कर लेंगे, जल्दी सीख जाएंगे उन चीजों को, है ना। जैसे कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, मैंने भी अनुभव किया है इन चीज़ों का, कि बच्चे बहुत लंबे लंबे जब आंसर्स रहते हैं तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे लर्न करूं, ये चीज़ें मुझे आ नहीं रही हैं, बहुत लंबा आंसर हो जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि मेरी कोशिश रहती है, या किसी भी टीचर की एक कोशिश रहेगी कि उस आंसर को क्या किया जाए, उस आंसर को पहले बच्चे रटने की कोशिश ना करें, समझ लें उस चीज़ को, और फिर वो कोशिश है कि बेटा इस चीज़ को पार्ट वाइज बांट लो, ठीक है, कि इतना हम पार्ट हम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, और सब्जेक्ट में तो उन्हें समझना है, समझ लेंगे तो ऑब्वियस है कि लिखेंगे ज़रूर, उन्हें समझ में आ जाएगा। मैथ्स की बात करूं तो कुछ इक्वेशन है या कोई चीज़ है, तो अगर उनसे कहते जाए बेटा आपको इतना स्टेप आ रहा है कि नहीं, पहले आप इतना स्टेप करके देखिए कितना आ रहा है कि नहीं, अगर उतना आ जाता है फिर आप आगे वाले स्टेप में जाइए कि ये वाला स्टेप आपको आ रहा है कि नहीं, फिर उसके आगे आप चले जाइए कि ये स्टेप आ रहा है कि नहीं। तो अगर एक स्टेप वाइज आप करोगे, आप एक पार्ट वाइज बांट लेते हो, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं आंशिक क्रिया या पार्शियल एक्शन, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने पूरा चीज नहीं लिखा है, आप समझ लेना, आंशिक क्रिया का नियम है ये, ठीक है, लॉज ऑफ पार्शियल एक्शन भी बोल सकते हैं आप। तो ये चीज है यहाँ पे। आत्मीकरण एसिमिलेशन, ये मैंने आपको कब बताया था, प्याजे की जो थ्योरी थी, प्याजे की थ्योरी मैंने आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बताया था, है ना। जब जीन पियाजे के बारे में मैंने क्लास ली होगी उसमें बताया होगा, फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ एसिमिलेशन में जब हम किसी नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो एसिमिलेशन है। आप कोई नया काम करने जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों के साथ जोड़ लिए। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल आप चलाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, आपको साइकिल अच्छे से आ गई, आप अपनी पूरी कमांड बना ली, तो आप बाइक चलाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो नए ज्ञान को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम क्या कर रहे हैं, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्या, एसिमिलेशन। आगे क्या है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजिशन एटीट्यूड। यहाँ पे क्या होगा, आपका एटीट्यूड, किसी काम के प्रति आपका एटीट्यूड आपके सीखने की गति को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम कहें कि आपका पहले से सोच लोगे आप कि सीटेट हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा सीटेट, ठीक है, बहुत टफ लग रहा है, और हमने तो हिंदी पढ़ी ही नहीं थी और हमारे पास हिंदी आ गया, या इंग्लिश मीडियम वाले कहें कि यार इंग्लिश का भी पोर्शन है, इंग्लिश तो हमने पढ़ा ही नहीं था और इंग्लिश भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपने जब पहले ही एटीट्यूड अपना बना लिया, नेगेटिव एटीट्यूड कि हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उतनी तेज़ी से काम करोगे भी नहीं, आपका मन नहीं होगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी करने की, तो फिर आप पास कैसे होगे, उम्मीद बड़ी कम हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो और फिर आपका एटीट्यूड, आपका जो काम है ना, बढ़िया तरीके से आप कर लेते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझे करना ही है, तो सब कुछ आपको पास होने में ना आप अपनी पूरी मेहनत लगा दोगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपना काम करके बाहर आओगे और देखना आप पास हो जाओगे। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, हम ही करेंगे, ठीक है। वो आजकल गाने चल रहे हैं, मैं नहीं तो कौन, तो वही वाला हाल है कि आप पूरी कोशिश करो कि मैं नहीं तो कौन, आप ही कर सकते हो, आप बिल्कुल करोगे, आप बेहतर तरीके से करोगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, एटीट्यूड, डिस्पोजिशन एटीट्यूड है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत होती है आपको, ये बोलते हैं लॉज ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड, ठीक है। आगे है साहचर्य क्रिया का नियम या एसोसिएशन शिफ्टिंग। जब हम कोई काम जो सीख चुके हैं उसी को दूसरे काम पे भी अप्लाई कर दे रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन शिफ्टिंग या साहचर्य क्रिया का नियम।
ये थॉर्नडाइक का टोटल जितना भी इनका जो नियम था, जो भी चीज़ें थॉर्नडाइक से रिलेटेड थी इनके थियरी से, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। साथ में आपको अधिगम वक्र भी जल्दी से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपकी थी थॉर्नडाइक से रिलेटेड वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी अधिगम के सिद्धांत में। बचा है आपके 2 और भी हैं, पावलोव के सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कल की क्लास में आपकी ये लर्निंग जो है वो पूरी कवर अप कर दी जाएगी। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताया जाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वही काम कराया जाए, है ना। स्किनर की थ्योरी से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं, बंडूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर कराई जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आ गई हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।